अच्छा देखो, इस वाले सवाल के ना सबसे पहली चीज हमारे पास ये हो रही है कि आपको ये बोला गया है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू आपको ये निकालनी है। तो देखो 70 यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है। तो 72.187 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। 72 हमने लिखा, पाई की जगह पे मैं लिखूंगा 3। तो 72 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 24, विच इज अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, आपके पास यहाँ पे 5 वाला पार्ट का आंसर आ गया। सही है। एग्जैक्टली सिमिलर था अरीशा। तो काइंड ऑफ वो एग्जैक्टली वही हो रहा था। लेकिन वो वाला सवाल अभी आएगा, आप वाला भी। द वैल्यूज आपके पास यहाँ पे गिवन है, 3 क्यूब रूट्स। आज देखो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन आप इसमें इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज नहीं होना। आपको बोला गया है कि आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। इसकी वैल्यू निकालने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि यू हैव 0.005 और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है क्यूब रूट का। देखो कभी भी मैं अगर यहाँ पे डेसिमल्स को शिफ्ट कराऊंगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास डिवाइड बाय 1000 होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय 1000। एंड बिकॉज जो आपके पास यहाँ पे क्यूब रूट है वो 5 के ऊपर भी है और 1000 के ऊपर भी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यूब रूट 5 और डिवाइड करोगे क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्यूब रूट आपके पास इक्वल होता है 10 के। और क्यूब रूट ऑफ 5 का जो आंसर है ना, वो आपको ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। दैट आंसर इज इक्वल्स टू, वो आपके पास आंसर है 1.7 के। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1.7 डिवाइड बाई 10 हो रहा है। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.17। ये आपका एक मार्क का सिंपल सा पार्ट था, विच वॉज वेरी सिंपल। ये आप लोगों ने आराम से अगर कर लिया होगा। सही है। अब मैं जरा नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपके पास कोई भी हमारे पास वो पड़े हैं, और इसको देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 kg है, नियरेस्ट और लोअर बाउंड लिखते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा है, 1/2 किया, 0.5 आपके पास आ गया। लोअर बाउंड लिखना था तो लोअर बाउंड के लिए माइनस कराया 0.5, ये आपके पास 1.5 आंसर आ गया। आपको बोला गया 350 ग्राम्स है और एक का जो मास है आपके पास उसका वो है 10। तो 10/2 ये आपके पास हो गया 5। कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल। तो 20 आइडेंटिकल सारी चीजों को फाइंड करने हैं। देखो टोटल मास का मतलब हमारे पास होगा, लोअर बाउंड आपके पास चाहिए तो टोटल मास का मतलब ये बॉक्स आ गई, ये आपके पास दोनों चीजें आ गई। ये भी आपको चाहिए लोअर बाउंड की और ये भी आपको चाहिए लोअर बाउंड की। तो बॉक्स के लिए लोअर बाउंड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बॉक्स का लोअर बाउंड है 1.5। इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। देखो एक का है 350, लोअर बाउंड इसका एक होगा 350 में से मैंने 5 माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 345। और हमारे पास कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। तो 20 को मल्टीप्लाई किया 345 के साथ, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 20 मल्टीप्लाई बाय 345, दैट इज गोइंग टू बी 6900। लेकिन ये ग्राम्स के अंदर वैल्यू, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, मुझे फाइनल आंसर केजी में चाहिए। ये डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 6.9। तो ये 6.9 हो जाएगी। आपने दोनों को वैल्यूज को आपस में ऐड अप करते हुए वैल्यू यहाँ पे निकाल देनी है एंड देयर आंसर इज गोइंग टू बी 8.4। तो अगेन दीज आर वेरी सिंपल पार्ट्स, ये एक दूसरे के साथ आपके पास रिलेट करते हुए हो रहे हैं। तो ये बड़े आसानी से आई गेस हो जाएंगे, इसके अंदर आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। देखो इन वाले पार्ट्स के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि राइट द नंबर 0.04 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक, दो और तीन ये रहा। सो हम इसे, इस वाले को पूरा हम लोग राउंड ऑफ करके पूरा लिखेंगे 0.0406, ये हो जाएगा। बिकॉज एक, दो और तीन, मैंने ये सारे केसेस आपसे डिस्कस किए मैं अच्छे खासे। कह रहे हैं एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 97 माइनस स्क्वायर रूट 35। इसकी वैल्यू आपको वो करनी है। तो मैं इस 97 को ले जाता हूँ 100 की तरफ, मैं इस 35 को ले जाता हूँ 36 की तरफ। ये होता है 10, ये होता है 6। 10 - 6 आपके पास क्या आंसर होता है, 4। तो ये इतने आपके पास इतने आसान सवाल आ रहे हैं कि आप लोग खुद देख रहे हो कि यार आप लोग आराम से अगर इसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। तो सारे फिल करते जा रहे हो, कोई मसला तो नहीं हो रहा किसी को। अब हम लोग 2013 पे मूव कर चुके हैं। 2013 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि राइट 0.004071 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। यहाँ पे तो आप लोगों ने हो जाएगा ये 1 और ये 2, इस नंबर को ऑब्जर्व किया 7 है तो एक नंबर से बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 0.00। ये आपके पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा 0.0041। सही है, ये वाला पार्ट भी हो गया, बड़ा सिंपल सा पार्ट था। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। 34 वाले पार्ट को जरा देखो तो मैं आपकी हेल्प आउट करता हूँ। 34 वाले पार्ट के अंदर ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेकिन कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इन द फॉर्म ऑफ डी आपको बोला गया तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल से वे के अंदर ही हो जाएंगी सारी चीजें।
देखो सबसे पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज d सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट के बाद 10 लिखा हुआ है। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डी फॉर द टोटल पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के टोटल पेरीमीटर का आपको पता है कि 4 × L, दिस इज द फॉर्मूला। आपको अपर बाउंड चाहिए तो डी के अंदर मैं 10 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 करूंगा, ये आपके पास हो जाएगा 5। और बिकॉज अपर बाउंड चाहिए तो मैं यहाँ पे d+5 की बात करूंगा, तो फाइनली आपके पास जो लेंथ है वो अपर बाउंड पे चली जाएगी। इन टर्म्स ऑफ डी आपको आंसर देना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4d+20 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो। ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है L², और लोअर बाउंड चाहिए तो लोअर बाउंड का मतलब हमारे पास होता है d-5। तो आपने यहाँ पे लिखा d-5 का लोअर बाउंड चाहिए। ये आपके पास इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा। वेदर आप इसको ओपन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, 1 मार्क का पार्ट है, आराम से कर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला बड़ा सिंपल सा पार्ट है। आप जरा नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये बोला गया है, सबसे पहले जो आप यहाँ पे चेक करो कि बाय मेकिंग सुटेबल अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा से बहुत इजी आएंगे। 38.982 को आपने लिखा 40, और 8.8 को आपने लिखा 9, इसको आपने लिख दिया यहाँ पे 6। तो फाइनली ये आपके पास हो गया 40 × 3, और ये हो गया 6। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 40, ये आपके पास हो जाएगा 120, और 120 डिवाइड बाय 6, आपके पास सिंपल सा आंसर यहाँ पे निकल आएगा, एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी 20। ये 2 मार्क्स बड़े मुफ्ते के 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, और इजी वे के अंदर हो जाएगा। अगेन सेम ये वाला, इसके अंदर हमारे पास अगेन सुटेबल अप्रोक्सीमेशन बनाना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर आपने यहाँ पे लिखा 36, और क्यूब रूट लिखा हुआ था 1005 लिखा हुआ है, तो आप इसको 1000 लिख दो, डिवाइड करा दो 3 के साथ। तो फाइनली हो जाएगा आपके पास 6, और क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। ये आ गया डिवाइड बाय 3, ये हो गया 60 डिवाइड बाय 3। तो फाइनली आपके पास अच्छा सॉरी, दिस वाज नॉट 3, ये 0.3 था। ये आ गया। अब देखो डेसिमल जैसे ही आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 600 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास आंसर आ गया। और इसको कंप्लीटली जैसे ही आप सॉल्व कराओगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये भी आप लोगों से हो गया। अब देखो मैंने ट्राइंगल वाला सवाल आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराया था। ट्राइंगल वाले सवाल के अंदर आपके पास सिंपल सा यहाँ पे ये पार्ट हो रहा था कि उधर भी आपके पास यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही थी। तो सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको लोअर बाउंड लिखना है AOB का। AOB का एंगल आपको दिया हुआ है, नियरेस्ट डिग्री का मतलब है कि 1/2 यू विल बी राइटिंग 0.5, तो ये हो जाएगा 46 में से माइनस किया 0.5 को, तो ये हमारे पास हो गया 45.5। ये चीज हमारे पास हो गई। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हमारे पास मूव करते हैं, लोअर बाउंड फॉर BOC। देखो BOC अगर मुझे निकालना है तो मैं 360 में से माइनस करूंगा एंगल AOB। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो टोटल मैंने बोला था कि एंगल एट द सेंटर दिस सम्स इक्वल्स टू 360। ये मैं एंगल्स के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको। AOC, ये दोनों एंगल्स आपको माइनस करेंगे तब जाके आपको पास BOC निकलेगा। अगर मुझे BOC की लोअर बाउंड की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू चली जाएगी अपर बाउंड पे, और ये वाली वैल्यू अपर बाउंड पे चली जाएगी। ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ केसेस के अंदर, डिटेल के अंदर। सही है वली, खैर हो गई बेटा। आज अगर हम लोग आधा पौना घंटा और पढ़ लेंगे तो क्या मसला है, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। बुक तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हारी बुक इतने अरसे से खाली पड़ी हुई थी। 360 में से हमने AOB का अपर बाउंड यूज किया, अपर बाउंड ये होगा 46.5। AOC का अपर बाउंड हमने यूज किया, दैट इज गोइंग टू बी 160.5। एंड फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 151। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल फाइव। तो ये हमारे पास 2013 कंप्लीट हो गया, हमारे 2 साल रह गए। आप लोग 2 साल जल्दी से, इसके अंदर कोई मसला है किसी को तो प्लीज मुझे बता दो। ओके, सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इस केस वाले सवाल के अंदर हमारे पास ये 2015 का 2014 का पहला वाला सवाल है। 28.6 को आपको कन्वर्ट करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, तो आपने यहाँ पे लिखा 30 प्लस आपने 47.7 को आपने लिखा 50। ये हो गया 0.5, ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई बाय 20। एंड देन आफ्टर आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कराया तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 30 + 50 80 हो जाएगा। और 20 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करा दो तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है। 20 को जैसे ही आप 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास आंसर हो जाएगा 10। तो आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर निकल आया, ये सिंपल सा आपके पास यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। तो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव कर दो। नेक्स्ट वाला पार्ट इज हाईली थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पूरे साल के अंदर 2002 के से लेकर ऑल द वे, तो आपके पास यहाँ पे 3 to 4 ऐसे सवाल आए हैं जो आपको मतलब स्टूडेंट्स को नॉर्मली उन्होंने तंग किया, उनमें से ये एक सवाल है।
देखो सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि आपको लोअर बाउंड निकालना है। सबसे पहले आपको सारे डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। द लेंथ ऑफ अ फोटो आपको गिवन है, आपको यहाँ पे विड्थ भी उसकी गिवन है, नियरेस्ट मिलीमीटर वॉट एवर साइज आपको गिवन है। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया। एरिया का अगर आपको लोअर बाउंड चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो मैं दोनों के लोअर बाउंड की बात करूंगा। अब यहाँ पे दोनों के लोअर बाउंड की अगर मैं बात करूँ तो नियरेस्ट के बाद मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो मिलीमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई 10 करके 0.1 हो गया। अब 0.1 होने के बाद मैं ऐसे क्या करूंगा, नियरेस्ट के बाद 0.1 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 कराऊंगा, ये हो जाएगा 0.05। अब अगर मुझे दोनों के लो बाउंड चाहिए तो दोनों के लो बाउंड, पहला 17.8 का लो बाउंड हमारे पास जाएगा 17.75 हो गया, और 12.7 वाले का लो बाउंड आपके पास हो जाएगा 12.65 हो गया। तो ये दोनों चीजें, दोनों वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 17.75 मल्टीप्लाई बाय 12.65 हमने ये मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया निकल आया। और एरिया की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 224.5375। दैट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया, ये आपके पास यहाँ पे आ गई। सही है। अब एरिया निकालने के बाद अब आपका सवाल स्टार्ट होता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। यहाँ पे ये बोला गया है केड हैज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम विद लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड विड्थ 13 सेंटीमीटर, बोथ मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, विल द फोटो डेफिनेटली फिट इनटू द फ्रेम। मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखवाई थी और मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे लिखवाए थे कि कभी भी इस तरह के केसेस हो तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए। अब मुझे एक पिक्चर को एक फ्रेम में फिट करवाना है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि वो लाजमी हमेशा से फिट हो। सो दैट इज द केस, मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ जाना है। तो जब भी हमें एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ जाना है तो हमें दो काम यहाँ पे करने पड़ते हैं कि बिकॉज पिक्चर वहां पे फिट होनी है, पिक्चर उस फ्रेम के अंदर आनी है, तो मैं यहाँ पे जो पिक्चर है या फोटो है ना, मैं उसको लेके जाऊंगा अपर बाउंड की तरफ। तो जब जब मैं फोटो को अपर बाउंड की तरफ ले गया तो फोटो के डायमेंशन अब आपके पास हो जाएंगे 17.85, और दूसरा आपके पास डायमेंशन हो जाएगा 12.75। ये आपके पास डायमेंशन हो जाएंगे बिकॉज मैं उसको बिल्कुल ही अपर बाउंड की तरफ ले गया। अपर बाउंड की तरफ मैं इसको एक्सट्रीम केसेस की तरफ ला लूंगी, हर सिलसिले में ये फिट हो जाए। सही है। और मैं फ्रेम के अंदर, बिकॉज फ्रेम के अंदर पिक्चर आएगी, तो मैं फ्रेम को बिल्कुल लेके चला जाऊंगा उसके लोअर बाउंड की तरफ। तो फ्रेम का लोअर बाउंड हमने यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/2, और उसका लोअर बाउंड हमारे पास हो रहा है 17.5। ये लेंथ हो गई और ये हमारे पास हो रही है 12.5। अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया, आपने जब कंपैरिजन किया तो आपके फोटो की लेंथ इतनी थी, आपके फ्रेम की लेंथ इतनी है, तो फोटो की लेंथ फ्रेम से ज्यादा हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आपके पास यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। और फिट नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो उसके डायमेंशन है वो आपके पास ज्यादा हो रहे हैं। दैट इज द एक्सट्रीम वाला केस, ये आपके पास एक्सट्रीम वाले केस के अंदर फॉल कर रहा है। देखो 12.5 की बात क्या कर रहे हो, देखो हमारे पास यहाँ पे ये हुआ है कि पिक्चर के लिए तो हमारे पास डायमेंशन ये रहे ना, पिक्चर के लिए तो हमारे पास ये रहे, तो पिक्चर का तो हमारे पास ये आएगा 17.85, उसके लिए हमारे पास वो क्यों आएगा। सही है, ये वाली बात है। नो, आई कैन नॉट टेक 12.5, 12.5 तो हो ही नहीं सकता। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हमारे पास ये डायमेंशन है इसके, मैंने इसकी बात नहीं करी है। फ्रेम की बात ये है बेटा, फ्रेम वाला ये सीन है। ये मैंने फोटो की बात की, फोटो ये 12.75 है, फ्रेम के लिए डायमेंशन ये है। फ्रेम एंड फोटो आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। तो हमने यहाँ पे इस वाले सवाल से ये वाली चीज सीखी कि कभी भी हमारे पास इस तरह का सिनेरियो अगर ऑलरेडी गिवन होगा तो बिकॉज फोटो हमारे पास फिट होगी फ्रेम के अंदर, तो आप अपनी फोटो को लेके चले जाओगे बिल्कुल ही एकदम अपर बाउंड की तरफ। एंड बिकॉज आपके फ्रेम के अंदर वो फिट होनी है तो फ्रेम को आपने बिल्कुल कम कर देना है। इसका रीजन ये होता है कि आप बिल्कुल लेके जा रहे हो एक्सट्रीम केसेस के अंदर, तो इन केस अगर आपकी फोटो कम भी होती है तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा। सही है। और अगर आपका फ्रेम बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। यार यू हैव टू राइट द रीजंस ना, आप अपनी टर्म्स के ना एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बिकॉज द लेंथ ऑफ फोटो इज 17.85 एंड द लेंथ ऑफ फ्रेम इज 17.5, सो वो फिट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात आप यहाँ पे यह कर सकते हो। सो आप कोई भी रीजन यहाँ पे ले सकते हो, बट आपकी जस्टिफाई यहाँ पे होनी चाहिए। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, लेकिन थोड़ा टेक्निकल पार्ट था। अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। देखो हम जब एक्सट्रीम केसेस की बात करते हैं तो बिकॉज मुझे फोटो वहां पे फिट करानी है तो मैं फोटो को बिल्कुल लेके चला जाऊंगा अपर बाउंड पे, और जिस चीज में मुझे फिट करानी है फ्रेम के अंदर, फ्रेम को मैं सबसे छोटा कर दूंगा। तो ये तो मैं दो चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दैट इज अ पार्ट जो आपको यहाँ पे करना होता है। सही है। अब मैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले सवाल को हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि राइट 405 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपसे तो आराम से हो जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ा कि थ्री के अंदर लिखना है, तो 1 2 और 3।
तो आई विल राइट 406 और बाकी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जीरोस हम लगा देंगे, 406 0 0 और ये भी एक 0 0 यहाँ पे लग जाएगा। अगेन हमारे पास बी वाला पार्ट बहुत सिंपल है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। तो जो आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, तो आपने यहाँ पे 40 लिखा, ये हो गया 9.79 को आपने 10 लिखा, ये 0.8 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करा है तो 40 डिवाइड बाई 8, आंसर आपके पास सिंपल सा आ गया 5। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, आराम से आप लोगों ने कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें बोला गया कि रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ 35 मीटर्स और विड्थ उसकी 25 है। दीज डिस्टेंस आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर 1 डिवाइड बाय 2 0.5। अपर बाउंड ऑफ द लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो 35 में से आपने 0.5 को यहाँ पे ऐड किया, ये आपके पास हो जाएगा 35.5, 35.5 हो जाएगा। ये सिंपल सा पार्ट आपने कर दिया। फिर बोला कैलकुलेट द लोअर बाउंड, सो 12+2 विड्थ हो गया, ये आपने इसका भी लोअर बाउंड आ जाएगा, लोअर बाउंड इसका होगा 34.5 और विड्थ का लोअर बाउंड होगा 24.5। ये तो मैं इतने करा चुका हूँ कि यार अब आप लोग आराम से कर ये वाले कर लोगे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। राइट 2 3 7 4 4 0 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है 1 2, तो ये हो जाएगा 2 4, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 4 हमने जीरोस लगा दिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से कर। ये वाला पार्ट भी बड़ा सिंपल सा हमारे पास हो गया, 4 जीरोस यहाँ पे लग गए। अगेन इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आराम से कर हो जाएगा। अच्छा अब अरीशा ये वाला आ गया आपका वाला पेपर जो आपको यहाँ पे मसला और था, एग्जैक्ट ये वाला सवाल आ गया है। ये वाला सवाल था ना, राइट द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 1 2 हमने यहाँ पे लिखा और 1 2 के बाद हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही थी, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और 0 0। देखो डेसिमल के बाद मैं यहाँ पे डेसिमल वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो लगाऊंगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हिट कर जाएगा। अब देखो राइट डाउन एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू, देखो एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू के लिए मतलब ये होता है कि 28 को पहले तो पाई को कन्वर्ट करेंगे, पाई को अगर मैं एस्टिमेट करूँ तो मैं 3 के अराउंड लिखूंगा, बट 28 को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 28 के करीब ऐसा नंबर मुझे बताओ जो 3 के टेबल में आता हो। सो 28 के करीब जो 3 के टेबल में आने वाला नंबर है वो आपके पास 27 है, सो आई राइट 27। नाउ 27 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास आंसर आता है 3। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, 1 मार्क का आपको दिया जाएगा, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। अगेन ये भी आप लोगों से हो गया। आप जरा इस वाले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये आई गेस अक्टूबर नंबर, ये 14 का लास्ट वाला सवाल है, फिर हमारा 15 रह जाएगा। The time taken to run a race is given as 54.3 correct to the nearest 0.1 second। लोअर बाउंड आपको निकालना है, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 हुआ 0.05 आ गया। 54.3 माइनस 0.05 आपने जब किया तो 54.3 में से जब जैसे ही आपने 0.05 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 54.25। तो लेट 54.25 ये हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वाला पार्ट ये अगेन प्रीवियस इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। द डिस्टेंस रन इज डी मीटर्स करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर 1 डिवाइड बाई 2 0.5 आ गया। राइट एन एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ डी फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे इसके लिए मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, अपर बाउंड चाहिए, तो ये भी अपर बाउंड पे चला जाएगा, ये आपके पास चला जाएगा लोअर बाउंड पे। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड है डी प्लस 0.5 और टाइम का आपके पास लोअर बाउंड है 54.25, ये आप यहाँ पे लिख दोगे डी प्लस 0.5 डिवाइड बाय 54.25। तो आई गेस इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। अरीशा अब क्लियर है सब कुछ, अब कोई मसला तो नहीं है? अब हम नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर आपके पास यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको बोला गया है कि ये 2015 का सवाल है। इस वाले सवाल के अंदर आपसे ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का अगेन वही वाला पार्ट है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना हमारे पास वो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मैं इस वाली वैल्यू को लिखूंगा ऊपर 3.166667 और ये लिखूंगा 3.16278 मैं यहाँ पे ये लिखूंगा और इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे माइनस कराऊंगा। जब इन वैल्यूज को यहाँ पे मैं माइनस कराऊंगा तो सबसे पहले मुझे कैरी करवाने की जरूरत पड़ी, ये 5 हो गया, ये हो गया आपके पास 16 और ये हो गया 15 और ये 17 हो गया। 17 में से जैसे ही आपने यहाँ पे 8 को माइनस करा आपके पास यहाँ पे 9 आया। 15 में से 7 को माइनस करा ये 8 हो गया। 5 माइनस 2 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 0 0, ये हो गया आपके पास 0। तो आपको लिखना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर, दैट मीन्स कि आपको यहाँ तक रखना है, आगे नंबर 8 आ रहा है इसको बढ़ा दोगे, सो यू विल राइट 0.0044, ये आपका सिंपल से यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2.986 का स्क्वायर। तो 2.986 को आप कन्वर्ट करो, सबसे पहले 3 के अंदर कन्वर्ट किया और ये 4 के अंदर कन्वर्ट किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 16 होता है, दैट इज गोइंग टू बी 25, एंड 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो आपका आंसर 5 आ गया। सो इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, आराम से अगर आप लोगों से हो गया। अब ये वाला सवाल हम लोग कर लेते हैं। ये वाला सवाल में हमारे पास क्या हो रहा है ये जरा देख लो। सबसे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखना है, तो 1 2 3, सो दिस गोइंग टू बी 30700। ये हो जाएगा आपके पास, बिकॉज आपके पास ये वाला जो नंबर था 8 लिखा हुआ था, 8 इज 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो बढ़ा दोगे। नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले पार्ट को जरा गौर से देखो। ये थोड़ा सा पार्ट ना, इसको आप डिफरेंट वेज के अंदर कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बेसिक सी चीज की तरफ स्टिक करो तो आपको यहाँ पे आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे सीन ये हुआ कि यार आपके पास एक यहाँ पे इन्होंने पूरी इक्वेशन दी है, 538 को मल्टीप्लाई 210 से करा दो, ये आंसर आता है। तो आपके पास क्या है कि यार आपके पास आंसर आ रहा है 1128, तो आपने डिवाइड करा दो। कॉमन सेंस यूज करो कि इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और एक्सप्रेस करता हूँ, हमें इसको एवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर के लिए डैश छोड़ देता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ 210 के साथ, हमारे पास आंसर है 112.98। ये आंसर हमारे पास आ गया। पहले आपने ओरिजिनल चीजों को नोट किया, तो ओरिजिनल चीजों के लिए आपने ये नोट किया कि यार अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मतलब ये कि इधर तो डेसिमल लगा हुआ नहीं है, और यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, यहाँ पे अगर आप नोट करो तो यहाँ पे ये था 112980 था, तो आपके पास डेसिमल यहाँ पे है राइट नाउ, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपके पास यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 538 लिखना है, तो 538 इस तरह से लिखना है कि 538 तीन नंबर्स के बाद आपके पास डेसिमल आ रहा हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.538। ऑल ऑफ यू, ये वाली बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले मुझे ये बात बता दो। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई मसला है किसी को यहाँ पे? क्लियर है, वेरी नाइस। किसी को मसला है तो प्लीज बता दो। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि एन एम्प्टी बॉक्स हैज अ मास ऑफ 0.8 और ये 0.1। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, 0.1 को आपने डिवाइड बाय 2 कराया, 0.05 हो गया, लो बाउंड चाहिए 0.8 माइनस 0.05, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 0.75 हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोल गया था बॉक्स इज फिल्ड विद बॉक्स, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स इन द बॉक्स। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है यार, ये उससे ही रिलेट कर रहा है, वो व्हीकल वाला सवाल था ना, मास ऑफ द बॉक्स। तो बुक्स का अगर मुझे निकालना है तो मैं टोटल मास में से माइनस करूंगा, अगर मुझे बुक्स का चाहिए तो मैं टोटल मास में से माइनस कर दूंगा बॉक्स का। और मुझे यहाँ पे लोअर बाउंड चाहिए, अगर मुझे इसका लोअर बाउंड चाहिए तो ये भी आपके पास किस पे जाएगा, ये भी लोअर बाउंड पे चला जाएगा, बट ये वाली वैल्यू आपके पास चली जाएगी अपर बाउंड पे। सही है। तो आप टोटल मास की बात करते हैं, उसको लोअर बाउंड पे ले जाते हैं, नियरेस्ट किलोग्राम लिखा हुआ है 1/2, ये हो गया 0.5, 6 माइनस 0.5, ये हो गया 5.5, ये लोअर बाउंड पे चला गया। बॉक्स को आपने ले जाना है अपर बाउंड की तरफ, बॉक्स का आपके पास यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, उसको आप अपर बाउंड की तरफ ले जाओगे तो 0.8 था उसके अंदर ऐड होगा, सो दिस गोइंग टू बी 0.85। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा 4.65। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये भी आप लोगों से आराम से हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको बोला गया है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म में आपको लिखना है। सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे बिकॉज 6 लिखा हुआ है उसके बाद, तो आप इसको लिखोगे 0.0505, ये आपने आंसर लिख दिया, एक मार्क आपको इस बात का मिल गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 48 का बी वाला पार्ट। देखो इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि 8.94 वन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा 9 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 30, आपने ये लिख दिया। जैसे ही ये वाला डेसिमल मूव हुआ तो यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, एक जीरो और ऐड हो जाएगा। सो नाउ यू आर गोइंग टू राइट 9 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय 300, ये आपने यहाँ पे सिंपल तरीके से ये कर दिया। अब जरा इसको एक और सिंपल से वे के अंदर आप यहाँ पे ये कर सकते हो, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास होता है 18, और ये हो गया 300, तो 100 को आप थोड़ा सा रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे डिवाइड कराओ तो, या फिर इसका एक और सिंपल तरीका है, अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा हो तो आप 18 लिखोगे, 3 करोगे, और यहाँ पे आप 100 को सेपरेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 को जैसे ही आपने वो किया, सो दिस विल बिकम 6, सो नाउ 6 अपॉन 100 इज गोइंग टू बी 0.06। तो इसके मल्टीपल बेस है, जो तरीका आपको आसान लग रहा होगा आप उस तरीके से कर लोगे, तो ये आराम से अगर आपसे हो जाएगा, इन वाले पार्ट्स में आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इस वाले सवाल की बात करते हैं, दिस इज द लास्ट वन ऑफ 2015, हमारे पास 2015 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा।
सही है। और 2016 से लेकर 20 से ऑनवर्ड्स हार्डली 5 साल के पासवर्ड्स रह गए, मैंने इतने सारे साल की तो आपको कंप्लीट करा दी, वो आप लोग खुद कर लोगे। ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये, आई आई थिंक मुझे याद है कि देयर इज वन स्टूडेंट वो आपके पास सवाल लेके आया था, ये वाली, ये तुम सवाल शायद लेके आए थे ये वाला, मुझे याद आ रहा है। अब देखो इस वाले सवाल के अंदर में ये बोला गया है कि आपके पास दो बंदे हैं डेव और एड के, दोनों का आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, थ्रो करते हैं, और दोनों की आपके पास वैल्यूज गिवन है। 10 मीटर्स का मतलब है कि 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और नियरेस्ट मीटर लिखा हुआ है तो इसका होगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5। कह रहा है लोअर बाउंड कैलकुलेट करो डेव का। डेव का लोअर बाउंड के लिए 60 में से हमने माइनस किया 5 को, तो डेव का हमारे पास लोअर बाउंड निकल आया एंड दैट इज गोइंग टू बी 55, ये आपको एक मार्क मिल गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए बात हुई, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना है, और ये डिफरेंस ग्रेटेस्ट होना चाहिए। देखो ग्रेटेस्ट स्टैंड फॉर अपर बाउंड, ये अपर बाउंड की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस निकालना है। डेव और एड का जो थ्रो का डिफरेंस है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू एड के पास है, तो इसमें से एड में से माइनस होगा डेव का। ये पहली बात, आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो इधर भी हमारे पास क्या आएगा, डेव का एड का हमारे पास आ जाएगा अपर बाउंड, और इसका हमारे पास आएगा लोअर बाउंड। तो इसका हमारे पास अपर बाउंड आया, आपने 61 के तो 0.5 ऐड करा है 61.5, और डेव का लोअर बाउंड हमारे पास आया विच इज गोइंग टू बी 55। तो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ये आपके पास आंसर निकल आएगा आराम से कर। तो इसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी, आपके सारे के सारे पॉसिबल्स हो गए। हमने ये पूरा पासवर्ड कंप्लीट कर लिया 2002 से लेकर ऑल द वे यहाँ तक, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.5। सॉरी सॉरी, 60, नो नो, 61 के अंदर 0.5 ऐड हुआ ना, तो ये सही तो आ रहा है, 6.5 बिल्कुल सही आ रहा है। सही है, 62.5 क्यों होगा भाई, आपने 0.5 ऐड कराने हैं 61 के अंदर, क्या कर रहे हो। ठीक है। ओके, हमारे 2002 से लेकर सारे के सारे पास पेपर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए।